टॉपिक नेक्स्ट है इसमें, हु कुड एंटर टेम्पल्स। ठीक है, तो गुलामगिरी इसमें हम डिस्कस कर चुके हैं, ज्योतिराव फूले ने उस बुक में क्या मेंशन किया। अब ये इसमें हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, उनसे रिलेटेड टेम्पल एंट्री मूवमेंट। नाम क्या है हेडिंग का? हु कुड एंटर टेम्पल्स। टेम्पल में एंटर कौन कर सकता है? ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो मूवमेंट है वो क्या है? टेम्पल एंट्री मूवमेंट। और ये मूवमेंट स्टार्ट किसने की? ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो इन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट की। तो थोड़ी सी पहले उनके बारे में इंफॉर्मेशन की। ही वाज बोर्न इनटू ए महार फैमिली, और उसके बाद एज ए चाइल्ड ही हैज एक्सपीरियंस्ड व्हाटएवर डिस्क्रिमिनेशन वाज डन और व्हाटएवर प्रेजुडिसेस दे वर प्रिवेलेंट इन द सोसाइटी। ठीक है, कि कुछ सुपरस्टिशन हमने एक चीज को मान के चल लिया है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स जो हम बोल लेते हैं कि हमने एक माइंड में इमेज बना ली है, हमने एक माइंड में वो सोच बना ली और उसी पे हम अड़े हुए हैं। ठीक है, तो कास्ट से रिलेटेड जो भी उनकी सुपरस्टिशन है, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन है, वो जो उसको उन्होंने एक्सपीरियंस किया। ठीक है, और स्कूल लाइफ में जैसे उनको फोर्स भी किया जाता था कि वो क्लास के अंदर ना बैठे, क्लास के बाहर बैठ के जो भी लेक्चर्स हैं वो सुने। ठीक है, एंड ही वाज आल्सो नॉट अलाउड टू ड्रिंक वाटर, और पानी भी नहीं उन्हें पीने दिया जाता था फ्रॉम द टैप्स जहां से बाकी बच्चे पानी पी रहे थे। और इस तरह, लेकिन स्टडी में वो काफी अच्छे थे, पढ़ाई में काफी अच्छे थे वो। और जब उन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की तो उनको स्कॉलरशिप भी मिला। तो स्कॉलरशिप, फेलोशिप मीन स्कॉलरशिप मिला उनको, और स्कॉलरशिप मिला यूएस के लिए हायर स्टडी, क्योंकि उस टाइम पे कई एनजीओज वगैरह वो स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, तो उनको स्कॉलरशिप मिला, यूएस में उन्होंने हायर स्टडीज ली। और फिर 1919 में जब वो इंडिया में वापस आए तब उन्होंने अपर कास्ट के बारे में लिखना शुरू किया। ठीक है, कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जो उस टाइम की सोसाइटी थी, कि मतलब कंटेम्प्रेरी मीन उस टाइम की जो सोसाइटी जिसको उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया, एक्सपीरियंस किया, उसके बारे में उन्होंने लिखा। तो 1927 में उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट स्टार्ट की। ठीक है, और जिसमें कि बाकी भी जो उनके महार कास्ट के लोग थे, फॉलोअर्स थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया। ब्राह्मण, प्रीस्ट जो उस टाइम पर थे वो इसके अगेंस्ट थे, उन्होंने क्रिटिसाइज किया इन सबको। ठीक है, जब दलित जो लोग थे, जो इस कास्ट के लोग थे, जिनको लोअर कास्ट का माना जाता था, उन्होंने टेम्पल के टैंक से पानी यूज किया। टेम्पल एंट्री मूवमेंट क्या थी कि सभी इकट्ठे होके टेम्पल्स में चले गए। वहां जाके उन्होंने टेम्पल में, पहले तो उनको आने नहीं दिया जाता था, एंटर ही नहीं करने दिया जाता था। अब क्योंकि वहां पे उस टाइम पर ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, है ना, ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ये तो है नहीं कि गवर्नमेंट ने कोई रूल बनाया हुआ है तो कोई भी नहीं आ सकता, उनको पनिशमेंट मिलेगी, ये तो बात है नहीं, है ना। तो सभी इकट्ठे होके टेम्पल में उन्होंने इकट्ठे एंटर किया, चाहे प्रीस्ट ने उनको अगेंस्ट भी थे, क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन फिर भी वो गए और उन्होंने जाके टैंक का, मतलब जो टेम्पल में तालाब वगैरह बना हुआ है वहां का पानी यूज किया। ठीक है, तो इस तरह सिर्फ एक मूवमेंट नहीं, और भी कई मूवमेंट उन्होंने चलाई बिटवीन 1927 टू 1935। ठीक है, इन बिटवीन उन्होंने कई मूवमेंट चलाई, 3 सच मूवमेंट्स। ठीक है, 3 इस तरह की मूवमेंट चलाई, और उनका इसमें एम क्या था कि सभी कास्ट प्रिजुडिसेस जो डिस्क्रिमिनेशंस हो रहे हैं उनको देखें और उनके लिए आवाज उठाएं। ठीक है, ये उनका मेन एम था टेम्पल एंट्री मूवमेंट का। क्लियर हो गया ये। इसके बाद नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, तो जितने भी हमने पहले भी सोशल रिफॉर्मर देखे जो कास्ट के लिए या इक्वालिटी और जस्टिस के लिए डिमांड करे थे, मोस्टली नॉन ब्राह्मण ही थे, है ना। तो ये भी नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। अब ये किसने चलाई? नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, और भी कई रिफॉर्मर्स इसमें आने लग गए, और एक नॉन ब्राह्मण कास्ट जिसमें, जिसका भी हम नाम ले रहे हैं, तो ई.वी. रामास्वामी नायकर। ठीक है, या फिर उनका नाम क्या था? पेरियार। ठीक है, तो वो एक मिडिल क्लास फैमिली के थे, और
वो भी हम कह सकते हैं कि एज ए सेंट ही थे वो, ही वाज ascetic in his early life, एंड उन्होंने भी पूरे संस्कृत जितने भी लिटरेचर है उनको बहुत अच्छी तरह से पढ़ा हुआ था, और वो मेंबर, कांग्रेस के मेंबर भी थे, मतलब वो एक सेंट भी थे और कांग्रेस के नेशनलिस्ट लीडर भी थे, मेंबर भी बने। क्योंकि उस टाइम पर क्या थी, उस टाइम पर नेशनलिस्ट मूवमेंट ही चल रही है ना, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट मूवमेंट भी चल रही है, कांग्रेस को ज्वाइन भी किया उन्होंने, क्योंकि वो भी एज ए नेशनलिस्ट ब्रिटिशर्स को हटाना चाहते हैं। लेकिन उनके साथ साथ इंडिया में खुद अपने ही लोग अपने लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, तो वो भी उनके माइंड में है चीज, ठीक है। तो कांग्रेस के मेंबर तो थे ही, लेकिन कांग्रेस भी उन्होंने इन बिटवीन छोड़ दी, ठीक है। अब उसके छोड़ने का रीजन क्या था कि व्हाई दे लीव इट, उन्होंने इसको छोड़ा क्यों, ये बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी होगा इसमें कि उन्होंने कांग्रेस को क्यों छोड़ा। सो इसमें पहले तो वो कांग्रेस के मेंबर थे, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन भी कर रहे थे, लेकिन जब एक बार नेशनलिस्ट की सभी मीटिंग थी और मीटिंग पे एक फीस्ट ऑर्गेनाइज किया, फीस्ट मींस पार्टी, यस, जहाँ पे फूड वगैरह सबको सर्व किया जाता है, ठीक है। तो खाने पीने का अरेंजमेंट भी था, मीटिंग भी थी साथ में, ठीक है। तो फीस्ट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल द नेशनलिस्ट, और उस फीस्ट में क्या किया गया, जो सिटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, सिटिंग अरेंजमेंट जो किया गया था उसमें लोअर कास्ट को अलग बिठाया गया था। इसमें जो सीटिंग अरेंजमेंट किया गया, तो यहाँ पे इन कास्ट को बिठा के खिलाया जाएगा, यहाँ पे इस कास्ट को बिठा के खिलाया जाएगा, ठीक है। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट था वो वहां पे अलग अलग किया गया था, ठीक है। लोअर कास्ट को अलग डिस्टेंस पे बिठाया गया था। हाँ जी बेटा, यस, कांग्रेस पार्टी की ही मेंबर्स थे। पहले कांग्रेस पार्टी के सारे अपर कास्ट के मोस्टली मेंबर होते थे कांग्रेस पार्टी में, ठीक है। धीरे धीरे बाकी कास्ट के लोगों ने भी ज्वाइन करना शुरू किया, और लेटर ऑन ये कंप्लीट भी होता, मतलब फिनिश हो गया था, डिमिनिश हो गया था डिस्क्रिमिनेशन कांग्रेस में से भी। फिर इसमें हर क्लास के, हर कास्ट के लोग थे, लेकिन ये अर्ली हम बात कर रहे हैं स्टेज की, ठीक है। तो यहाँ पे इस फीस्ट में जो सिटिंग अरेंजमेंट था, वहां पे अपर कास्ट के लोगों को अलग बिठाया गया और लोअर कास्ट के लोगों को अलग बिठाया गया, एट ए डिस्टेंस उनको वहां पे बिठाया गया। और they were convinced that untouchables had to fight for their dignity। तो तब उनके माइंड में आया कि ये तो उनकी डिग्निटी पे एक तरह से उनकी डिसरिस्पेक्ट की जा रही है ना, कि एक जगह पे हम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं कि वो फॉरेनर्स हैं, वो हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, वो हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से हमारे में इंफीरियोरिटी डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है ना। तो ये भी उन्होंने कहा कि अब हमें किसके लिए फाइट करनी पड़ेगी, सेल्फ रिस्पेक्ट, फॉर प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी, है ना। जब हमने महात्मा गांधी के व्यूज किए थे, तो उसमें भी हमने क्या किया था, यही किया था कि इंग्लिश एजुकेशन हमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आ रही है, हमारी डिग्निटी, हमारे रिस्पेक्ट को दूर कर रही है जो हमें अपने कल्चर पे है। तो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम बाद में लड़ेंगे, पहले हम इस डिस्क्रिमिनेशन के साथ तो लड़े, है ना। सो उन्होंने फिर इसके बाद नॉन ब्राह्मण मूवमेंट, ठीक है, नॉन ब्राह्मण तो वो थे ही, और उन्होंने इसके बाद कौन सी मूवमेंट चलाई, सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। तो उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई, पहले तो हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए मूवमेंट चलानी पड़ेगी, ब्रिटिशर्स के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट बाद में, तो इसलिए उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया, ठीक है। सो दे गिव प्रेफरेंस टू फर्स्ट फाइट फॉर प्राइड टू देयर कास्ट, and then they started self respect movement। so उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स क्या दिया कि untouchables they are also the true upholders of original Tamil and Dravidian culture, और वो भी आर्यंस को यही बात उन्होंने भी कही कि ये जो ब्राह्मण्स हैं ये आर्यन इन्वेडर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, बाहर से आए हैं, लेकिन यहाँ के रहने वाले कौन है, यहाँ के रहने वाले हैं तमिल, जो द्रविडियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वो यहाँ के ओरिजिनल इनहैबिटेंट है, और ये आर्यंस
इन फॉरेनर हैं, इन्वेडर्स हैं, और ये आके हमारे साथ क्या कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन। यस हरमन, इधर ये नेक्स्ट रीड करो। was an outspoken critic of Hindu scriptures, especially the codes of Manu, the ancient lawgiver, and the Bhagavad Gita and the Ramayana. He said that these texts have been used to establish the authority of Brahmins over lower caste and the domination of men over women. These assertions. तो इस पैराग्राफ में क्या क्लियर हुआ, ये जो अभी रीड किया है, एक तो उन्होंने ब्राह्मण्स को ये कहा कि वो आर्यन इन्वेडर्स हैं, फॉरेनर्स हैं, इस बेस पे क्रिटिसाइज किया, ठीक है, और कि ये जो रिलीजियस अथॉरिटीज हैं ये ऐसी डिस्क्रिमिनेशन कर रही हैं। तो हमें रिलीजन, सभी रिलीजन को, ये जो सोशल इक्वालिटी है सभी रिलीजन्स में होनी चाहिए, ये नहीं कोई एक रिलीजन ज्यादा बड़ा दूसरा रिलीजन कम है, ठीक है। तो उन्होंने और किसको क्रिटिसाइज किया, हिंदू जो लिटरेचर में कौन कौन सी मेन सबसे ज्यादा किसको खास किया, कोड्स ऑफ मनु, जैसे हम कहते हैं हिंदू लॉ सक्सेशन एंड हिंदू लॉ, जो हिंदू मुस्लिम लॉ अलग है, हिंदू लॉ रिलीजियस बेस पे लॉज हैं। तो उन्होंने इस लॉ को जिसमें कि कोड ऑफ मनु लिखे गए उसको क्रिटिसाइज किया, और साथ ही साथ भगवत गीता, रामायण, इनको भी, क्योंकि इसमें भी उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये भी इनइक्वालिटी को स्ट्रेस कर रहे हैं। इनको पढ़ के लोग किसको फॉलो कर रहे हैं, इनइक्वालिटी को, ठीक है, क्योंकि वो इसको मानते हैं, और इसको मानने के बाद जो इसमें लिखा गया है कहीं ना कहीं तो वो क्या कर रहे हैं, इनइक्वालिटी आगे कर रहे हैं, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट बेटा। These assertions did not go unchallenged. The forceful speeches, writings, and the movements of lower caste leaders did lead to rethinking and some self-criticism among upper caste nationalist leaders. But Orthodox Hindu society also reacted by founding Sanatana Dharma Sabha and the Bharat Dharma Mahamandal in the north, and the associations like the Brahman Sabha in Bengal. The object of these associations was to uphold caste distinctions as a cornerstone of Hinduism and show how this was sanctified by scriptures. बैठो, तो इसमें क्या पढ़ने को समझ आया, बैठो, कौन बताएगा? हाँ जी। जो पीपल थे नॉर्मल लोग थे वो रिलीजियस बुक्स को पढ़ते थे, अब हमने बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स के बारे में डिस्कस कर लिया है ना, कि अलग अलग सोशल रिफॉर्मर्स ने डिफरेंट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का यूज किया अपनी बात सब लोगों तक पहुंचाने के लिए, है ना। उन्होंने वैदिक टेक्स्ट को यूज किया अपनी बात को प्रूव करने के लिए, कि कुछ लोगों ने वैदिक टेक्स्ट को यूज किया, जैसे राजा राम मोहन राय ने ट्रांसलेट भी किया, कई ओरिएंटलिस्ट थे उन्होंने भी कई बुक्स की ट्रांसलेशन की, प्रिंटिंग भी शुरू हो गई, मतलब हर एक ऑर्डिनरी पर्सन तक अब ये सोशल रिफॉर्मर्स की बातें पहुंच रही थी, ठीक है। तो अब जो भी अजर्शन रीजन का आपको क्वेश्चन भी आया था कि नहीं आया था पेपर में भी, तो आएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। तो अजर्शन मतलब ये भी जो चीजें वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो भी चीजें वो बता रहे हैं लोगों को कि ये चीज ऐसे है, ऐसे नहीं होनी चाहिए, इस तरह से ये चीजें होनी चाहिए, जस्ट ये चीज है, ये अनजस्ट है, ठीक है। तो ये जितनी भी असर्शंस हैं तो इन सबका कुछ लोगों ने क्या किया, क्रिटिसिज्म किया, कुछ लोगों ने एक्सेप्ट किया, है ना, कुछ लोगों ने रीथिंक किया, सेल्फ क्रिटिसिज्म भी किया, लेकिन वहीं पे कुछ लोग ऐसे भी थे जो कौन थे, ऑर्थोडॉक्स, ठीक है, वो अपनी वही पुरानी थिंकिंग को छोड़ना नहीं चाहते थे, उन्होंने रीथिंक भी नहीं किया कि जो ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि वेद में ऐसा कोई अनजस्ट प्रैक्टिसेस नहीं बताई गई, या जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है ये कुछ रिलीजन के लोग क्यों इसको आगे प्रमोट कर रहे हैं, तो इस हमें रिलीजन को और डिस्क्रिमिनेशन को अलग अलग रखना चाहिए, ठीक है। तो कोई भी एक कास्ट की डोमिनेशन दूसरी कास्ट पे नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह जो स्पीचेस थी उनकी, कुछ राइटिंग्स थी, तो इन सब चीजों ने जो मूवमेंट चलाई, तो इन सब चीजों ने जो लोअर कास्ट के लीडर्स थे उन्होंने भी इसको दोबारा सोचा, ठीक है, लीड टू रीथिंकिंग, सेल्फ क्रिटिसिज्म, और अपर कास्ट के लोगों ने भी इसको रीथिंक करना शुरू किया कि कहीं कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इसको हमें, ये डिस्क्रिमिनेशन है, इसका कोई बेस नहीं है, लॉजिकल बेस नहीं है,
ठीक है, जो अपर कास्ट नेशनलिस्ट लीडर थे उन्होंने भी इसको रीथिंक किया और उन्होंने भी अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म किया। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्थोडॉक्स जो सोसाइटी के लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमारा कल्चर जो है इसको ये लोग खत्म कर रहे हैं, तो उसने अपने कल्चर को एस्टैब्लिश करने के लिए कुछ एसोसिएशंस बनानी शुरू कर दी, जैसे कि सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ठीक है, नॉर्थ में, तो ये एसोसिएशन ब्रह्म सभा बंगाल में, तो ये अलग अलग एसोसिएशंस बनाने शुरू कर दी कि हम अपने हिंदू कल्चर को बना के रख रहे हैं। ये जो कास्ट सिस्टम बना हुआ है तो ये हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है, तो हमने इसको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो कुछ लोग क्या कर रहे हैं, दे आर रीथिंकिंग, और वो भी अपर कास्ट के लोग। ठीक है, अपर कास्ट के लोग, दे आर रीथिंकिंग, दे आर सेल्फ क्रिटिसाइजिंग देमसेल्फ, बट एट द सेम टाइम देयर आर आल्सो सम ऑर्थोडॉक्स पीपल व्हिच आर नॉट रेडी टू लीव देयर कास्ट प्रेजुडिसेस। ठीक है, सो इसके बाद डिबेट्स और आपस में ये जो मूवमेंट्स ये कंटिन्यू रही। ठीक है, और लेटर ऑन जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, इक्वालिटी एस्टैब्लिश की गई। ठीक है, इक्वालिटी मिली सभी को, लेकिन अभी भी हम कई बार देख लेते हैं कि कास्ट के बेस पे अभी भी हमें कहीं कुछ ना कुछ न्यूज में सुनने को मिल जाता है ना। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर है, एनी डाउट? ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट बेटा ब्रह्म समाज। ठीक है, उसके बाद डेरोजियो यंग बंगाल, ये 2 पॉइंट रीड करो बेटा इधर। अब ब्रह्म समाज किसने एस्टैब्लिश किया? ठीक है, क्या उसमें उनका एम था उसको एस्टैब्लिश करने का? ये 2 पॉइंट्स बेटा। The Brahmo Samaj, formed in 1830, prohibited all forms of idolatry and sacrifice, believed in the Upanishads, and forbade its members for criticizing other religious practices. It critically drew upon the idols of religions, especially of Hinduism and Christianity, looking at their negative and positive dimensions. Derozio and Young Bengal. Henry Louis Vivian Derozio, a teacher at Hindu College, Calcutta, in the 1820s, promoted radical ideas and encouraged his pupils to question all authority. Referred to as the Young Bengal movement, his students attacked tradition and customs, demanded education for women, and campaigned for the freedom of thought and expression. तो अब ये 2 एसोसिएशन में क्या पता चला कि ब्रह्म समाज उन्होंने किसके अगेंस्ट आवाज उठाई? आइडियोलेट्री और सेक्रीफाइस, जो एनिमल सेक्रीफाइस किया जाता था, बलि दी जाती थी, या जो मूर्ति पूजा की जाती थी उसके अगेंस्ट। ठीक है, और उन्होंने जो भी रिलीजियस अनजस्ट प्रैक्टिस, किसने ब्रह्म समाज एस्टैब्लिश किया था? हु एस्टैब्लिश ब्रह्म समाज? राजा राममोहन राय। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, आई थिंक बुक में आया था स्टार्टिंग में, है ना। और इसके बाद इन्होंने हिंदू और क्रिश्चियनिटी दोनों में ही जो पॉजिटिव चीजें हैं उनको, ये नहीं कि बिल्कुल उन्होंने रिलीजन को क्रिटिसाइज किया। ठीक है, उन्होंने जो अनजस्ट प्रैक्टिसेस है सिर्फ उन्हें क्रिटिसाइज किया, रिलीजन को नहीं। दोनों के जो पॉजिटिव डायमेंशंस, नेगेटिव डायमेंशंस, दोनों को कंसिडर किया। उसके बाद नेक्स्ट जो डेरोजियो, वो भी क्या थे? वो एक टीचर थे हिंदू कॉलेज में, और उन्होंने भी अपने जो बच्चे थे उनको क्या बताया कि जो भी ट्रेडिशन और कस्टम्स के नाम पे हैं, आपने उनको रीथिंक करना है, खुद सोचना है क्या गलत है और क्या सही है। ठीक है, और थॉट और एक्सप्रेशन की फ्रीडम आपको होनी चाहिए। ये नहीं कि जो चीजें आप चली आ रही हैं उन्हीं ट्रेडिशन कस्टम्स को आप ऐसे ही फॉलो करना शुरू कर दो। उसके बाद नेक्स्ट रामकृष्ण मिशन एंड विवेकानंद। हाँ जी, नेक्स्ट बेटा आप रीड करो। और उसके बाद प्रार्थना समाज। अब ये, हाँ जी, यस, आपने रीड कर लिया ना? आप करो बेटा। अच्छा, आपने रीड किया था पहले? ओके, हाँ जी, रामकृष्ण मिशन एंड विवेकानंद। Names from Ramakrishna Paramahansa and Swami Vivekananda Guru. The Ramakrishna Mission stressed the ideal of salvation through social service and selfless action.
Swami Vivekanand, whose original name is Narendranath Datta, combined the simple teachings of Sri Ramakrishna of his well-formed modern outlook and spread them all over the world. After hearing him in the World Parliament of Religions in Chicago in 1893, the New York reported, "We feel how foolish it is to send missionaries to the learned nation." Indeed, Swami Vivekanand was the first Indian in modern times. He re-established the spiritual of the Vedanta philosophy in the global scale, but his mission is not simply to talk of the religion. He is extremely pained at the poverty and the misery of the countryman. He firmly believed that any reform could become successfully only by uplifting the condition of masses. Therefore, clarion call of the people of India was to rise above the narrow confines of their religion of the kitchen and came together in the service of nation. By sending out this call, it made it a signal contribution to nationalism of India. This sense of nationalism was, however, not narrow as conception. He was convinced that many of the problems facing the mankind could only be overcome if the nations of the world would come together on an equal footing. Therefore, his exhortation to the young was to unite on the basis of common spiritual heritage. In the exhortation, he became truly the symbol of new spirit and a source of strength for the future. Okay, so अब रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद, ठीक है, एस्टैब्लिश किसने किया था? विवेकानंद ने, ठीक है, रामकृष्ण मिशन। और किसके नाम पे रामकृष्ण कौन थे? मिशन विवेकानंद के गुरु, उनके नाम पे उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया। और उन्होंने किस चीज पे जोर दिया? साल्वेशन क्या होती है कि हमने कहते हैं कि मुक्ति का रास्ता क्या, टू मीट द गॉड, टू फाइंड द ट्रुथ। तो साल्वेशन मीन्स टू फाइंडिंग द ट्रुथ, गॉड का जो रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि वो सिर्फ सोशल सर्विस ही है, कि अगर हम सोशल सर्विस कर रहे हैं या सेल्फलेस एक्शन ले रहे हैं तो वो भी एक तरीका क्या है? सैल्वेशन का तरीका है, ठीक है। उसके बाद प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज ने भी कहाँ पे था? वो बॉम्बे में। और उसने किस चीज को स्ट्रेस किया कि कास्ट जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उसको, और फिर चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट, ठीक है, और वुमेन की एजुकेशन, विडो रीमैरिज, ठीक है, उस पे उन्होंने ज्यादा स्ट्रेस किया, अपने एफर्ट्स लगाए। और इसके बाद उन्होंने मीटिंग्स भी आपस में करी, किसके रिगार्डिंग? हिंदू मुस्लिम हिंदू, बुद्धिस्ट और क्रिश्चियन टेक्स्ट को रीड करके उसके पॉजिटिव पॉइंट्स जैसे हमने लेने हैं और जिसमें अनजस्ट चीजें हैं उनके अगेंस्ट, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट वेदा समाज, अलीगढ़ मूवमेंट, सिंह सभा, ये आप रीड करके रखना। और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर भी फाइंड आउट करने। यस, हाँ, प्रार्थना समाज, तो उसी ने कास्ट रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, ये सारी चीजों पे एफर्ट्स किए थे।